हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो पार्ट है जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। देखो, इस न्यूमेरिकल में हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के वोल्टेजेस दिए हुए हैं। ये जैसे पहली इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसका वोल्टेज है 0 वोल्ट, फिर दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसका वोल्टेज है 20 वोल्ट, और तीसरी सरफेस है 40 वोल्ट। अलग अलग पोटेंशियल के सरफेसेस दे दिए हैं। इन सरफेसेस का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सारे सरफेसेस पैरेलल है। ऐसे पैरेलल इक्वी पोटेंशियल सरफेस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे वो इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर होगी और उनका एरो ऐसे होगा कि वो उस डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे एरो से ये पोटेंशियल नीचे की साइड कम हो रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा दिया हमने। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। अब आप कोई से भी दो पोटेंशियल सरफेसेस का डिफरेंस देख सकते हो। जैसे हमने डिफरेंस लिया 0 और 20 वाला, ठीक है। मान लो मैं 20 से 0 की तरफ जा रहा हूँ, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे माइनस साइन भी होता है तो ये माइनस साइन भी लगा दिया, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस है यहाँ पर इन दोनों के बीच का। देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो 10 सेंटीमीटर की दिखा रखी है, ये 10 सेंटीमीटर है, और इन दोनों सरफेसेस का जो डिस्टेंस है वो ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो मैं डायरेक्टली 10 का कंपोनेंट इसको लिख सकता हूँ 10 cos 30, और सेंटीमीटर में है तो मीटर में सब्सटीट्यूट कर देंगे हम इस डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जिसको मैं 10 cos 30 सेंटीमीटर था तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻² to convert into meter. Now this will become 20 into 10⁻² divided by 10 multiplied by √3/2. It will become 4 into 10⁻², okay, divided by √3 volt per meter. एंड दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, इसकी डायरेक्शन का वेक्टर क्या होगा। तो इसकी डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे है, इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली राइट साइड में आएगा। तो यहाँ पे हम इस यूनिट वेक्टर को, इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो, ई कैप विल बिकम cos 30 I cap माइनस ऑफ sin 30 J cap, क्योंकि इसका जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो राइट साइड में है और sin थीटा वाला कंपोनेंट माइनस वाई डायरेक्शन में, इसलिए ऐसा लिखा है। नाउ इट विल बी √3/2 I cap माइनस 1/2 J cap. So final answer of our electric field will be 400 by √3, that is magnitude, multiply by √3/2 I cap minus 1/2 J cap. So it will be 200 I cap minus 200 by √3 J cap. This is our electric field. ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज
यहाँ पे हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस बतानी है वेयर पोटेंशियल इज ज़ीरो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमारे पास ये कोई भी पॉइंट हो गया, और -a,0 और a,0 दो कोऑर्डिनेट्स हो गए दोनों चार्जेस के। तो देखो एक्स वाई जेड क्योंकि 3 डायमेंशनल पॉइंट है, और ये हमारे पास जो पॉइंट है a,0 और -a,0 ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा दोनों का ही वो 0 0 होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है इसलिए। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से पोटेंशियल लिखते हैं, तो v ड्यू टू प्लस क्यू प्लस v ड्यू टू -2q दैट वुड बी 0। अब देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, k q बाई डिस्टेंस विच इज़ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर प्लस z होल स्क्वायर होल रेज टू द पावर हाफ प्लस k टाइम्स -2q डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर प्लस z होल स्क्वायर पावर हाफ, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो k q से k q कैंसिल, अब दोनों साइड स्क्वायर करके इसको नेगेटिव वाली टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर प्लस z होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर प्लस z होल स्क्वायर पावर हाफ। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स x माइनस a प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हम इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का कोई सेंस लगता नहीं है, मतलब कितना भी सिंप्लीफाई करते हैं ये कुछ इसी टाइप की इक्वेशन रहेगी, और इस इक्वेशन को हम 3 डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। ये 3D इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, इसलिए 3 डायमेंशनल सरफेस की कोई इक्वेशन बन गई जिसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। और ये कौन सी इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसका पोटेंशियल 0 होगा, इस सरफेस का v 0 आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ चार्जेस ऑन कंडक्टर्स। देखो कंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही सिंपल एंड क्लासिफाइड प्रॉपर्टीज़ है, मतलब हमें NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अच्छे से याद रखना है इन कॉन्सेप्ट्स को, और इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में इन पॉइंट्स के हिसाब से कुछ ट्रिक्स और कुछ मेथड्स अप्लाई करने होंगे। जैसे पहला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड कंडक्टर विद चार्ज QC, अगर हम किसी सॉलिड कंडक्टर को QC चार्ज देंगे तो वो चार्ज अपने आप को इस तरह से इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, पूरी सरफेस पे, है ना, सारा चार्ज जो होगा सिर्फ सरफेस पे आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने आप को, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो QC resides entirely on the surface of the conductor and the situation is E equal to 0 inside the conductor। मतलब कंडक्टर के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाए। और एक और बहुत ही बढ़िया बात इसकी ये है कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, उस चार्ज की चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इसकी सरफेस पे
सिग्मा जो भी होगा वो इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट होना है इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो हो, और ये कंडीशन तब मिलती है हमें जब सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आए। मतलब जहाँ रेडियस स्मॉलर है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब शार्प कॉर्नर्स पे जहाँ पे रेडियस बहुत कम होती है, शार्प कॉर्नर्स की रेडियस कम होती है, चार्ज डेंसिटी विल बी हायर। विल बी हायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है रेडियस का चार्ज डेंसिटी के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सेम कंडक्टर विद इंटरनल कैविटी। ठीक है, मतलब यही वाला कंडक्टर जो यहाँ था उसमें कोई कैविटी भी होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो भी जो चार्ज होगा ना वो अपने आप को उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिस तरह से उसने अपने इस केस में किया था। मतलब अंदर कैविटी की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा मत सोचना कि कुछ चार्ज यहाँ आ गया और कुछ चार्ज यहाँ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सारा चार्ज जो होता है वो अपनी सरफेस पे चला जाता है। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये कंडक्टर है, चार्ज मूवेबल है, तो सभी चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये इधर, ये इधर, हर एक पार्टिकल अपने से सामने वाले चार्ज से रिपेल हो रहा होगा। तो रिपेल होके क्या करेगा वो चार्ज, अपने मैक्सिमम दूरी पे जाना चाहेगा, एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर। तो इस तरीके से रिपेल करते हुए वो अपने आप को सबसे ज़्यादा दूर ले जाता है और ऐसे एडजस्ट कर लेता है अपने आप को कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहेगी। हम कहीं पे भी कैलकुलेट करें, ई यहाँ पर भी ज़ीरो होगा, ई यहाँ पर भी ज़ीरो होगा। और यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि ये अगर गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यू एनक्लोज ज़ीरो है, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज़ क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम पर्पल कलर के 3D सरफेस को देखें तो इसका एनक्लोज चार्ज ज़ीरो है और इस वजह से ई भी ज़ीरो ही होगा। नेक्स्ट है एन आइसोलेटेड चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी। अब इसमें क्या होता है, जब एक आइसोलेटेड चार्ज को हम कैविटी के अंदर रख देते हैं तो ये चार्ज अपने बराबर के नेगेटिव चार्ज को इस साइड इंड्यूस कर लेता है, क्योंकि इसकी जो फील्ड लाइंस है ये ऐसे बाहर जाना चाहती है। अब बाहर की साइड अगर फील्ड लाइन जाएगी तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ही डायरेक्शन में पुश कर देगी और नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपने पास ले आएगी। तो इस कंडक्टर के अंदर का नेगेटिव चार्ज सारा इसके पास आ जाता है। अब वो कितना चार्ज पास आएगा तो हम जानते हैं नंबर ऑफ लाइंस दैट इज फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। अब सोचो कि जो सेंटर पे चार्ज रखा है उससे कितनी लाइंस निकल रही है, n। ठीक है, q प्रोपोर्शनल टू n जो सेंटर पे रखा है, और सारी की सारी लाइंस कहाँ जा रही है, कंडक्टर पे जा रही है। कंडक्टर नेगेटिव चार्ज, कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज पे q से निकल के सारी लाइंस जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि q से निकलने वाली लाइंस अगर n है और कंडक्टर में जाने वाली लाइंस भी n ही है, तो इसका मतलब जितना q चार्ज सेंटर पे रखा है उतना ही माइनस q यहाँ पे टोटल बना होगा। ये पूरा टोटल माइनस q होगा। क्यों? क्योंकि q से n लाइंस निकली और कंडक्टर पे n लाइंस टर्मिनेट हुई, वहीं पर ही आई ना। तो इसका मतलब जितनी निकल रही है उतनी सारी की सारी नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही, मतलब नेगेटिव चार्ज भी उतना ही है जितना पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया है माइनस q, तो इसका मतलब
प्लस क्यू जिसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने पुश कर दिया है, नेगेटिव को अपनी तरफ बुला लिया, पॉजिटिव को पुश कर दिया। तो इसका मतलब जो सरफेस पे पहले से क्यू रिपेल होके आया था, जो कि हमने कैविटी को यहाँ पे दे रखा था क्यू सी, है ना, यहाँ पे या यहाँ पे कंडक्टर को जो चार्ज दिया था वो क्यू सी था। अब इसके अलावा यहाँ पे एक क्यू रिपेल होके और आ गया, तो इस कंडक्टर का चार्ज बन गया कितना, क्यू सी प्लस क्यू। तो देखो कुल मिला के हमने आज 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, जो तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि किसी भी शेप का कंडक्टर हो, अगर हम उसको कुछ चार्ज क्यू देंगे तो वो पूरा का पूरा चार्ज इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री पे चला जाएगा कंडक्टर की। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सारा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, रिपेल करके वो दूर से दूर जाना चाहता है तो आउटर मोस्ट बाउंड्री पे पहुंच जाता है। तो होल चार्ज इज ऑलवेज ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सारा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे होगा। और चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस is inversely proportional to radius of curvature. ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इन आइसोलेटेड कंडक्टर, मतलब कोई एक्सटर्नल फील्ड ना हो तब होगा ऐसा। अगर एक्सटर्नल फील्ड होगी तो वो बदल जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग कि इनसाइड एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ज़ीरो। ये फिर अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी कर दी जाए, यहाँ पे मान लो ये कैविटी है, और फिर हम इसको क्यू चार्ज देंगे तो भी वो सेम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे बिना कैविटी के था, बिकॉज कैविटी हैज़ नो चार्ज ऑन इट। सिर्फ उतना पार्ट कट कर दिया है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड हियर भी इज ज़ीरो एज वेल एज हियर ज़ीरो। तो देर इज नो इफेक्ट ऑफ कैविटी। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज कि अगर हमने कैविटी के अंदर कुछ क्यू चार्ज रखा तो उस वो चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ सरफेस पे ले लेगा, खींच लेगा, मतलब कंडक्टर के अंदर से नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, क्योंकि इसकी जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे जाना चाहती है। तो ये फील्ड लाइंस क्या करेगी, इसके पॉजिटिव चार्ज को, कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज को पुश करके दूर कर देगी और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी फील्ड के ऑपोजिट। तो क्या होगा, देखो कंडक्टर पे अगर इनिशियली यहाँ पे क्यू सी चार्ज था, यहाँ पर भी क्यू सी था और यहाँ पर भी क्यू सी था, तो सेंटर पे क्यू चार्ज रखने की वजह से एग्जैक्टली नेगेटिव क्यू यहाँ इंड्यूस हो जाता है और एग्जैक्टली प्लस क्यू यहाँ। तो इसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे अब जो टोटल चार्ज है वो बढ़ के क्यू सी प्लस क्यू हो जाएगा। इनर सरफेस पे वो चार्ज माइनस क्यू के बराबर रहेगा, ये प्लस और यहाँ पे ये सब माइनस। ठीक है, तो आज की ये सब प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ लो। इनमें कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो और अच्छे से इन दोनों न्यूमेरिकल्स को देख लो। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, हम 1 बाय 1 सारी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो by the time you can revise all the concepts and ask me if you have any doubt. Thank you so much for connecting with us.